नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। क्या इस देश की अदालतों का इस्तेमाल, क्या इस देश की न्यायपालिका का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जा रहा है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठकर निकलकर सामने आया और सिर्फ यही सवाल निकलकर सामने नहीं आया, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट यह भी पूछने लग गया है नेताओं से, राजनीतिक दलों से कि भैया आपने याचिका तो दायर कर दी है, लेकिन आपको वोट कितने मिले हैं? जी हाँ, ये मामला थोड़ा सा अलग हटकर है। ये मामला थोड़ा सा दिलचस्प है। बिहार की राजनीति को बदलने का प्रण लेकर यानी कस्में खाकर बिहार के चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर को बिहार की जनता ने तो पूरी तरह से नकार दिया। मीडिया के एक जमाने में वो स्टार बॉय बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे मीडिया भी उनको किनारे करती चली गई। बाद में जब मतदान हुआ तो बिहार की जनता ने भी पूरी तरह से उनको सिरे से नकार दिया और कुछ महीनों बाद उनको ध्यान आया कि भैया बिहार में जो चुनाव हुआ है वो तो गलत तरीके से हुआ है, वो गलत तरीके से रिश्वत दिया गया है, प्रलोभन दिया गया है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कि रद्द करिए बिहार का विधानसभा चुनाव और फिर से कराइए बिहार में विधानसभा चुनाव। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने यह पूछ लिया कि भैया आपको वोट कितने मिले थे आपकी पार्टी को। जी हां, तो इस पूरे मामले को लेकर तथ्यों की जानकारी एक एक करके मैं आपके सामने इस स्टोरी में रखूंगा और पूरे तौर पर थोड़ा बहुत पहले बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जैसे शॉर्ट फॉर्म में बताना होता है वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी की बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में हुए थे उसको रद्द करने की याचिका को सुनने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले, जनता ने आपको नकार दिया है और फिर आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए जुडिशियल फोरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जज साहब ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। किसको कहा? प्रशांत किशोर को और उनकी पार्टी जन स्वराज को। प्रशांत किशोर, जो पूरा मामला भी आपको बता देता हूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज 2025 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव को अवैध घोषित कर रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम तथ्यों की जानकारी दी थी कि भैया चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के दौरान 10-10 हजार रुपए लाभार्थियों के खाते में भेजे गए और मोटे तौर पर उन्होंने कहा, एक अनुमानित आंकड़ा बताया कि भैया 25 से 35 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए। अगर परिवार में मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो 1 से सवा करोड़ लोगों को प्रभावित करने की एक तरह से कोशिश की गई। फिर आजीविका दीदी की मतदान कर्मी के तौर पर ड्यूटी लगाई गई, यानी बूथ स्तर पर जो है वो उनकी ड्यूटी लगाई गई। ये तमाम वो कहते चले गए कि भैया जो जनप्रतिनिधि कानून है उसका उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, भारतीय संविधान की कई धाराओं का उल्लंघन है। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कल याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की तारीख की थी और आज तारीख रखी थी और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये तीखे सवाल उनसे पूछ लिए, तल्ख सवाल उनसे पूछ लिए। और क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में वो मोटे तौर पर बता देता हूं। जन स्वराज के वकील उदय सिंह ने कहा, जो राज्य गरीब है और बजट में भी इसका प्रावधान नहीं था, ना ही ये पॉलिसी मैटर था, लेकिन वहां सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने चुनाव के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू थी तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। ये चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल पूछा कि भैया इस योजना के तहत, याचिकाकर्ता के बारे में बता देता हूं पहले, याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो 15,600 करोड़ रुपए महिला मतदाताओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए, ये अपने आप में अवैध था। उन्होंने तो यहां तक तुलना कर दी कि भैया ये तो घूस देने का मामला है, ये रिश्वत देने का मामला है। वो होता था ना पुराने जमाने में, जो शराब की बोतलें बांटी जाती थी, पैसे बांटे जाते थे, आज भी चुनावी प्रक्रिया में बांटे जाते हैं। लेकिन यहां पर यह आरोप लगाया गया कि भैया ये तो खाते में सीधे सीधे दे दिया गया, जो घूस के तौर पर था, जो रिश्वत के तौर पर था। और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने, बिहार की सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए की सरकार ने, जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे, गैर कानूनी तरीके अपनाए, इसलिए राज्य में यानी बिहार में 2025 में हुए विधानसभा चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव करवाया जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लागू थी तब महिला वोटरों को 10-10 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। उस
उस वक्त ऐसे कदम को गैर कानूनी माना जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा, दो तीन चीजें बातें उन्होंने कही कि भैया उस चुनाव में आपको वोट कितने मिले थे, जनता ने आपको नकार दिया, अब आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा कि भैया आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो जब यह बात आई कि वो याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो या तो हो कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को खारिज कर दे, या जो याचिका करता थे, जो जन स्वराज पार्टी थे, वो खुद ही इस याचिका को वापस ले ले। तो फिर जन स्वराज पार्टी ने इस याचिका को वापस ले लिया, लेकिन जन स्वराज पार्टी के पास हाई कोर्ट में जाने का विकल्प खुला हुआ है। लेकिन जो तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत साहब ने की, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। और आंकड़े भी वही बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बंपर जीत हुई थी, एनडीए के खाते में, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी शामिल थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल थी, जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल थी। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों पर बंपर जीत हासिल हुई थी और विपक्षी इंडिया गठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर जाकर सिमट गया था। उस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जन स्वराज पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था, लेकिन बाद में हार की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने खुद पर ले ली थी। पीके से पहले, यानी प्रशांत किशोर से पहले, उनको शॉर्ट फॉर्म में पीके कहा जाता है, प्रशांत किशोर से पहले विपक्ष के कई नेताओं ने पैसे देकर महिलाओं से वोट खरीदने का आरोप लगाया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। और अब यहां दो तीन सवाल उठते हैं। एक तो भैया जज साहब ने जो पूछ लिया उस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो है कि चुनाव हो जाने के इतने महीनों बाद आपको याचिका दायर करने की याद क्यों आई? क्या कोई और था जो याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा था? क्या कोई और राजनीतिक दल था जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा था? क्योंकि आप मेरे कम कहे को ज्यादा समझिए, कई बार इस देश के जो संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी प्रावधानों, न्यायिक प्रावधानों, न्यायिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल केस को उठाने के बजाय केस को बंद करने के लिए किया जाता है। जिस तरह से प्रशांत किशोर पटना हाई कोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के साथ सुनवाई से इंकार कर दिया, सवाल पूछ लिया कि पटना हाई कोर्ट चले जाइए। अब जो है वो पटना हाई कोर्ट जा सकते हैं, पटना हाई कोर्ट जाने का विकल्प खुला है, लेकिन क्या वो इस विकल्प को अपनाएंगे? और जब पटना हाई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जो तल्ख टिप्पणियां की है, उन तल्ख टिप्पणियों को, या यूं कहूं कि वो तल्ख टिप्पणियां हाई कोर्ट में जो इस मामले की सुनवाई करेंगे, उन जज साहब के दिमाग में भी तो होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, राजनीति सीधी नहीं होती है। राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता, राजनीति में 2+2 22 भी नहीं होता। दरअसल राजनीति में वो होता है जो हम सोच नहीं सकते, जो हम समझ नहीं सकते, और यह सबसे बड़ी वास्तविकता है। क्योंकि मैं एक्टिव जर्नलिस्ट रहा हूं, रिपोर्टिंग की है 20 सालों तक, तो मैं जानता हूं कि जहां आम लोगों की सोच खत्म होती है, वहीं से नेताओं की, राजनीतिक दलों की, राजनीतिक रणनीतिकारों की सोच शुरू होती है। जो वो कहते हैं उसके मतलब मायने कई सारे निकलते हैं, जो वो करते हैं उसके पीछे भी एक अलग तरह की राजनीति छुपी होती है। और प्रशांत किशोर के बारे में ये सब जानते हैं कि 2013 में नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार थे फेसबुक और ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल करके किस तरह से नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाया गया, इस देश के युवाओं को हिंदूवादी विचारधारा की तरफ आकर्षित किया गया। प्रशांत किशोर सबसे बड़े रणनीतिकार थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको वो नहीं दिया जो वो चाहते थे या जिसका वादा किया गया था, क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन तो अमित शाह के लिए आरक्षित थी। उसके बाद वो घूमते रहे, कभी कांग्रेस के पास गए, कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा सहारा नहीं दिया, कभी वो तृणमूल कांग्रेस के पास चले गए, कभी वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास चले गए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड में तो राजनीतिक तौर पर वो शामिल हो गए थे, और भी कई राजनीतिक फ्रंट के साथ वो जुड़े, लगातार जुड़ते रहे। कुछ पार्टियां हो सकती है कि मेरे मुंह से निकल गया हो, कुछ पार्टियां ऐसी भी हो सकती हैं जो मैं भूल रहा हूं, लेकिन बाद में उन्होंने जो वो चुनावी रणनीति वाली जो कंपनी थी आईपैक, उससे अपना कानूनी रिश्ता तोड़ लिया। वो भी हमें तब पता लगा जब
पश्चिम बंगाल में उस कंपनी पर ईडी की रेड पड़ी और वो जो कंपनी है आईपैक, वो अभी भी आज भी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के चुनावी रणनीति को संभालती है, चुनावी रणनीति को मैनेज करती है। तो प्रशांत किशोर इतने महीनों बाद जागे क्यों? प्रशांत किशोर इस याचिका के बहाने हासिल क्या करना चाहते थे? प्रशांत किशोर को बहुत अच्छी तरह से चुनावी राजनीति और कानूनी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक प्रोसेस, जो जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं, उसकी भी पूरी समझ है। तो पटना हाईकोर्ट जाने की बजाय वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? कम कहे को ज्यादा समझिए, बिहार में बहुत कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से विधानसभा के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मीठी नोकझोंक हुई, तीखी नोकझोंक नहीं, मीठी नोकझोंक हुई, ये एक नई शब्दावली है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि राबड़ी देवी भी उतर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन बिहार की राजनीति इसलिए दिलचस्प मानी जाती है कि जब नेता एक दूसरे की तीखी आलोचना करते हुए नजर आते हैं तो उसके बाद ही बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका असर बिहार की राजनीति पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसका अनुमान तो बिहार के बारे में कहा जाता है कि खुद नीतीश कुमार नहीं लगा सकते, तो भला संतोष पाठक आपको क्या बताएंगे। लेकिन यह तय मानकर चल लीजिए कि बिहार की राजनीति में जो सुगबुगाहट शुरू हो गई है वो अब किस दिशा में जाएगी उसके बारे में कोई ठोस तौर पर बता नहीं सकता। तो आप दर्शक हैं, जागरूक दर्शक है, भैया आप ही कमेंट करके बताइएगा कि प्रशांत किशोर अचानक पटना से सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछ लिया भैया कितने वोट मिले, उसका क्या मतलब और मायने है, और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार तो अड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहा है, उत्तराधिकार का सवाल सुलझ नहीं पा रहा है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठता रहा तो वो यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, और बिहार के जनता से ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी को संदेशा दे रहे हैं कि भैया मैं पूरी तरह से फिट हूं बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। और जब भी सुगबुगाहट आती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक नया सिगुफा सामने आ जाता है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और वो नीतीश कुमार की बागडोर संभालेंगे। सही मायनों में कहूं तो बिहार की राजनीति एक अबूझ पहेली बनती हुई नजर आ रही है, और अगर इस पहेली को आप सुलझा सके तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।